पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर सरकार पर भारी। मुनीर का पाकिस्तान विदेश नीति में बड़ा दखल। शरीफ ने मुनीर को कूटनीतिक अधिकार सौंपे। विदेश दौरों में शरीफ के साथ मुनीर की मौजूदगी। अमेरिका दौरे पर शहबाज के साथ मौजूद था मुनीर। ट्रंप ने तो शहबाज के साथ मुनीर को भी ग्रेट लीडर कहा। वहां जब एक डेमोक्रेटिकली सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप से चुना हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां उसको प्रेस करने के बजाय फील्ड मार्शल, हालांकि वो भी सो कॉल्ड ही है, उसको प्रेस किया जाना, ये ट्रंप की तरफ से कैसा है? और पाकिस्तान की तरफ से मुनीर के साथ स्टेपल होकर शहबाज का जाना, ये कैसा है? ये असल में तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की बेशर्मी कि आतंकवादियों को मारा जाए तो वर्दी में आर्मी के लोग उसके जनाजे में पहुंच जाएं। इधर जब असल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आया हुआ हो, वहां मुनीर लीड कर रहे हैं और शहबाज पीछे पीछे। ये क्या दिखा रहा है? ऐसी बेशर्मी क्यों? जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में कमोडोर बहल भी जुड़ रहे हैं। कमोडोर बहल ने कहा कि आपके फाइटर्स जब यहाँ पे मेरे को इसमें बैकड्रॉप में उड़ते हुए दिखते हैं तो लगता है एक बार फिर से जाकर कॉकपिट में बैठ जाऊं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। सर, ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है मेरे समझ से भी बाहर अब हो और तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे भाई, उस आदमी से बात करो। अगर तुम कहते हो तुम डेमोक्रेसी के झंडा लेकर चलने वाले हो तो डेमोक्रेसी वाले से बात करो ना। देखिए, डेमोक्रेसी को यदि अब्यूज़ करना हो तो पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है और बहुत सदी से है। फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइडेड बाय देयर आर्मी। डीप स्टेट उसको कहते थे, वो इदारे कहते हैं, हिंदी में वो लोग इदारे कहते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से ही है। अब जो है कि खास करके ट्रंप की जब आई है, ट्रंप ने इसको टोटल एक्सपोज कर दिया है और उनको कोई शर्म नहीं। जब ये बताते हैं कि भाई मुनीर आ जाओ, तो बस आवाज़ नहीं, इस बार तो चले गए क्योंकि यूएन जैसी कमेटी थी, अदरवाइज फिर उसको बुलाते कि फिर आ जाइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ चाहते हो हाँ पे हाँ भर दिया जाए, कर पाए ना कर पाए। तो मैं तो सर पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि जमहूरियत 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 का जो चूरन आपको खिलाया जाता है, इसमें आपको जमहूरियत बना दिया, आपको जमूरे बना दिए गए हैं और आपका तमाशा बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आप किसी को वोट देते हैं, आप सोचते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव नो, आपको वहां की फौज जैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहेगी, करेगी, क्योंकि आपके लीडर उनके हाथ की बड़ी कठपुतली हैं। और ऐसे हालात में क्या आवाम को अब सोचना नहीं चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्धारण खुद करे, अपना मुस्तकबिल खुद तय करे? इन लोगों के हाथों कब तक हाँके जाएंगे आप? मैं गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो वर्दी है, ये ही दहशतगर्दी है। ये स्टेटमेंट वहाँ पे बहुत कॉमन है, हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और पॉलिटिशियन के लिए भी ये इस्तेमाल है। इतनी दहशतगर्दी है कि बेचारे पैड लेके पहुंच जाते हैं मुनीर के पास। सर बताइए, आज का मेरा एजेंडा क्या है, मुझे क्या करना है? उनकी फॉरेन पॉलिसी को ये डिटरमिन करते हैं मुनीर, और जब बाहर जाते हैं तो सबको पता है सेंटर ऑफ पावर कहाँ। सर, आप तो डिप्लोमेसी में भी रह चुके हैं, बिल्कुल। ये बताइए कि जब मुलाकातें होती हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष की जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष है, वो किससे मिलता है? वो फौजी से मिलता है या डेमोक्रेसी में दूसरी जगह से चुनकर आए हुए अपने काउंटर पार्ट से मिलता है? वो कभी भी फौजी से नहीं मिलता अनलेस उसको कोई अवार्ड या कोई ऐसी रिकग्निशन देना चाहता हो जो पहले कभी नहीं दी गई है, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए उसने देश के लिए कुछ किया हो, उनके देश के लिए। लेकिन कभी भी आप इलेक्टेड ऑफिशियल्स के सामने एक मिलिट्री लीडर को कभी भी इनवाइट नहीं करते, उनके साथ भी इनवाइट नहीं करते। ट्रंप ने तो सारी मर्यादाओं को हद से नीचे गिर चुके हैं। वो यहां पर ये देख लीजिए आप किस तरीके से कि ये मुखौटा शहबाज शरीफ का लेकर घूमते हैं केवल ये बताने के लिए कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है, और उसको एंटरटेन भी किया जाता है उसकी तरफ से जो कहता है कि हम तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े रखवाले हैं पूरी दुनिया में। और अगली खबर ये कि भारत ग्रीस के युद्धाभ्यास से तुर्की में टेंशन, भूमध्य सागर में नेवी का संयुक्त अभ्यास, नौसेनाओं ने पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया। इस ड्रिल से पाकिस्तान का दोस्त टर्की टेंशन में आ गया है। टर्की की अपने पड़ोसी देश ग्रीस के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं और आप जानते हैं कि साइप्रस को लेकर भी एक बड़ी तनातनी चलती रहती है। टर्की को इस बात की बड़ी दिक्कत हो रही है कि क्यों ग्रीस हर गुजरते दिन के साथ भारत के और करीब आता जा रहा है। और कहा यह जाता है कि जब कभी ऐसा होता है तो उधर चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है और पाकिस्तान में टेंशन हो जाती है। जनरल सिन्हा, इस खबर के मायने बताइए। देखिए, मेडिटेरियन के ऊपर में यदि आप टर्की को, क्योंकि टर्की हमारी चीज़ों में घुसना चाहता है और हम नहीं गए, हर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाना, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्लस उनके वहाँ कराची में अपने पोर्ट भेज देता है, तो हम तो केवल उनको आईना दिखा रहे हैं और हम आईना इतनी तगड़ी दिखा रहे हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई है। देखिए, आज के दिन में ग्रीस में और साइप्रस में हम जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमसे लेके गए वो
ये भले ही कर लें, उन्होंने कुछ ड्रोन दिया था वो जो कि चली नहीं, खुश हो गए। बात ये है कि हमारी तो वेरी इफेक्टिव है, दे वांट टू बाय, और हम उनको चीज़ें देंगे, ऐसी चीज़ें देंगे। वो मिसाइल मांग रहे हैं, अभी ब्रह्मोस मांग रहे हैं दोनों कंट्री, और जब ये डिप्लॉइंग होगी तो देखिए एक्सपोज हो रहा है टर्की। और एर्दोगान साहब 20 साल से वहाँ लगे हैं, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को किया है, और नॉर्दर्न पोर्शन जो ग्रीस का है वो तो टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यू नो दिस कंट्री इज हाफ ऑक्यूपाइड बाय देम। तो इस ऑक्यूपेशन के उनको लगता है, देखिए निकल तो जाएंगे, ये सोचते थे कि इनका बेटा आ जाएगा तो इसी तरह कुछ करेगा, मगर इनके दिन भी गिने चुने हैं। टर्की यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी फ्रैग्मेटिक स्टेट। ये चीजें यहाँ पर सर जो बदल रही हैं, ये आने वाले दिनों में शेप क्या लेंगी? क्योंकि ये जाहिर है टर्की को ये सब खटक रहा है, अखर रहा है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आने वाले दिनों में किस तरफ के इक्वेशंस आपको भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे एक चीज जो मैं जनरल साहब की एक अच्छी चीज जो इन्होंने एंड में बोली थी, बहुत ही अच्छी चीज थी कि पहले टर्की ऐसे नहीं था, पर जब से उसको यूरोपियन यूनियन में जगह नहीं मिली, उसका मेंबर नहीं बनाया गया और ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस रखी गई थी, यहां तक बताया गया था कि आपके ह्यूमन राइट कंडीशन अच्छे नहीं है, दोस्तों नेबर्स के साथ आप दोस्ती करके रखिए। उसके बाद से वो सीधा इस्लामिक तरफ चले गए और अब चाहते हैं कि वो इस्लामिक नेशंस के सरंगना बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब से वो टर्की ने अपना अलाइनमेंट सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर किया है, तब से टर्की की अपनी कंडीशन जो यूरोप के साथ ही, हालांकि है नाटो देशों का ही, लेकिन उसका स्टेटस जो है नाटो देशों के अंदर भी नीचे चला गया। आखिरी चीज मैं इस पे ये बोलना चाहता हूं कि ग्रीस में हम पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि इससे पहले हम इनको एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हो आर्टिकल 541, 542 के अंतर्गत, सॉरी यूएन रेजोल्यूशन 541, 542 के अंतर्गत किसी भी कंट्री को नॉर्दर्न साइप्रेट को रिकॉग्नाइज करने का हक नहीं है। और उनको बोला गया था कि वो खाली करें नॉर्दर्न साइप्रेट, लेकिन उन्होंने अब तक खाली नहीं किया। हमें भी ये मुद्दा उठाना चाहिए बिल्कुल। उनको जिनको ये लगता है कि द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं वो उनकी भी जागीर है और उनको फटे में टांग डालना चाहिए मजहब के आधार पर, क्योंकि वो एक खेला चला रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर उनको उनकी दवाई भी पिलाई जानी चाहिए। और यही किया जा रहा है ग्रीस के साथ इस अभ्यास को करके। और मौत के डर से भाग रहा है तालिबान। अगली खबर, तालिबान का सुप्रीम लीडर मौत के डर से भाग रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद लगातार लोकेशन बदल रहा है। मुल्ला हिब्दुल्ला अखुंज़ादा की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल है। अमेरिका बगराम एयरबेस दोबारा लेने की कोशिश में है। तालिबान की तरफ से कह दिया गया है कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। और ऐसे में अखुंज़ादा के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुप्त जगहों पर लगातार ठिकाने बदल रहा है। यहां क्या होने वाला है? बगराम को लेकर यह खींचतान पिछले 1 हफ्ते से जो असल में सरफेस हुई है, लोगों को सुनाई देनी शुरू हुई है, इसका अंजाम क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल सिन्हा? देखिए, जो अखुंज़ादा साहब हैं पहले से ये काबुल में नहीं रहते, आपको जान के ये होगी, ये कंधार में रहते हैं। और देखिए हकानी नेटवर्क जो था वेरी एक्टिव, जो इसका था पाकिस्तान का, इनको उस समय भी खतरा था। और देखिए अखुंज़ादा को कौन लेके आए थे? ट्रंप साहब लेकर आए थे जब दोहा का अकॉर्ड हो रहा था, तो इन्होंने इसको फ्रंट लाइन बना करके किया था। और हकानी नेटवर्क में आज के दिन में तालिबान में भी बहुत फाड़ है, इसलिए वो नहीं रहते, काबुल में नहीं रहते, कंधार में रहते, इनकी ओन सुरक्षा है। और वो भी अब जगह जगह बदल रहे हैं, और खास करके बगराम, क्योंकि अमेरिका को किसी तरह बगराम चाहिए। देखिए मैं आपको बताया था कि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली थी, अब द राइजिंग स्ट्रैटेजी है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेंगे, मगर उनको एयर बेस चाहिए। बगराम ऐसा एयर बेस नहीं मिलेगा, ये रशिया का बनाया हुआ है। लोगों को लगता है कि ये अमेरिका का बनाया हुआ है, रशिया का बनाया हुआ है ये, और इतने तगड़ा है क्योंकि यदि आपने चाइना को घेरना है, आप उधर से तो आ जाइएगा, इससे वेस्ट से कहाँ जाइए, एक जगह नहीं है। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के पास, इनके पास जगह नहीं है। ईरान इनका अगेंस्ट में है, क्या आप कहाँ से उड़ेंगे? वो 19 जो जगह है, तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और इनको आना है, इसलिए लगता है ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का जो अभी ये यूरेका मोमेंट हुआ है ट्रंप के साथ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बड़ी खींचतान मची हुई है। क्या ये जगह एक बार फिर से वैसी ही होने वाली है जैसी हमने बीते दिनों में खींचतान वाली देखी है? एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा होगा। बाय द वे ये खबर देखिए, 97 तेजस MK-1A विमानों से ताकत दोगुनी होगी। HAL के साथ 62,370 करोड़ की मेगा डील। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील साइन की। 97 तेजस LCA MK-1A विमान इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। 2027-28 से LCA MK-1A डिलीवरी शुरू होगी। आप जानते हैं कि भारत अपना एक स्क्वाड्रन मिग का ये रिटायर कर रहा है। अब जैसा आपने पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स को यहां बोलते हुए सुना है, कमोडोर बहल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमको
अपनी ताकत एयर डोमिनेंस की बढ़ानी होगी, उसके लिए हमको स्क्वाड्रंस में अपने नंबर्स पूरे करने होंगे। लेकिन सवाल यह है सर कि आर वी ओनली कंप्लीटिंग द नंबर्स और हम लोग क्या गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हुए नंबर्स पूरे कर रहे हैं या हम नंबर्स पूरे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। क्वालिटेटिव एज होना बहुत जरूरी है, बट क्वालिटेटिव एज के साथ एक क्वांटिटेटिव सुप्रीमेसी अगर ऐड कर दी जाए तो उस क्वालिटेटिव एज का बहुमूल्य जो एक्सपेंशन होता है कॉम्बैट पावर के अंदर वो बढ़ जाता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इसमें ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम 97 जहाज और लेंगे। 83 पहले ले रहे थे, 180 हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो पहला मार्क 18 नहीं आया है। अभी 3 इंजन ही आए हैं और अभी 10 इंजन हमको मिलेंगे इस दिसंबर तक या फिर मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में ही हम 10 मार्क 18 बना पाएंगे। उसके बाद 12 बनेंगे नेक्स्ट ईयर 2027 मार्च तक। 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं। भारत की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन किया, इमीडिएटली तीसरा प्रोडक्शन सेंटर को भी बनाया, लेकिन जो प्रोडक्शन रेट है वो तो इंजन पे भी डिपेंड करेगा और वेपन इंटीग्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसकी डेट हमने दी है 2027-28। 2027-28 में कैसे आएगा आपका मार्क 1 जो पहले 83 है वो ही नहीं बन रहे, तो इसको कहां बनाएंगे? और दूसरी बात आती है कि इंजन तो हमने सिर्फ 99 लिए अभी तक G404, अभी G414 इंजन की अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जब इस तरह की परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस कैसे हैं दुनिया भर में वो आप देख रहे हैं। खबर ये भी देख लीजिए, मैं किस चैलेंज की बात कर रहा हूं। अमेरिका में सबसे घातक लड़ाकू विमान का निर्माण शुरू हो गया है। बोइंग ने दुनिया के पहले 6th पीढ़ी 6th जनरेशन लड़ाकू विमान F-47 का निर्माण शुरू किया। इसी के बारे में मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता रहा था। F-22 लड़ाकू विमानों की जगह F-47, ये रैप्टर्स की जगह F-47 अब लेंगे आने वाले दिनों में। ट्रंप ने मार्च में किया था F-47 निर्माण का ऐलान और कहा जा रहा है बहुत जल्दी F-47 सामने होंगे। कहा जाता है इसके आ जाने के बाद आसमान में इसके जैसा और कहीं कुछ दूसरा नहीं होगा। ये एग्जेजरेशन है सर या असल में ऐसा होने वाला है? टोटल एग्जेजरेशन है। देखिए सब क्यों सर? ये हाइपर स्पीड वाला है, स्टेल्थ है, ये कहते हैं इसका विंगमैन साथ में होगा, ये भी कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो किन मायनों में पीछे? वो तो सारे में होता है। देखिए बात क्या है, ये बोइंग को दिया है। इसके पहले लॉकहीड मार्टिन बनाती है, F-22 रैप्टर है और F-35, तो उससे आकर के बोइंग को, बोइंग कैसे फेल हो रही है आपने देखा भारत। लेकिन सर बोइंग कहते हैं कि अब वो मैकडॉनल्ड डगलस के साथ इनका मर्जर हुआ है, अब उसके बाद बड़ी चीजें बदल रही है, क्या ऐसा है? देखिए हम लोग इन्होंने जोर लगा लिया, टर्की तक को बोल दिया कि एक चीज के ऊपर में हम आप सब चीज कर देंगे, आप F-35 ले लो। वो भी नहीं लेना चाह रहा। पहले तो वो मांगता था, इन्होंने मना कर दिया था। F-35 एक F का हाल तो हम अपने यहाँ केरल में देख चुके हैं। उसके बाद भारत पे प्रेशर है। ये जो चल रहा है ना, ये टैरिफ वो कह रहे हैं F-35 लोग, भारत ने कह दिया कि नहीं लेंगे। आप Su-57 की बात कर रहे हैं, इसकी बात, ये देखिए अच्छी बातें हैं, आप ये कर लीजिए। इवन इजराइल मालूम है उसके पास F-35 आई है, वो नहीं है F-35, उसके आधे सामान खुद इजराइल के हैं उसमें, जितने भी सिस्टम लगाए हुए हैं। दैट्स व्हाई इज इफेक्टिव। और ब्रिटिश ने ले लिया F-35, आपने देखा अलास्का में। तो ये सब बड़ी बात आप कह रहे हैं कि F-47 को लेकर जो झाग बनाया जा रहा है वो भी बैठता हुआ क्या दिखाई देगा आने वाले दिनों में? इसको एयरफोर्स से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर कैसे देखते हैं सर? देखिए इस जहाज का एम क्या है? टू पेनिट्रेट इन कंटेस्टेड बैटल सिचुएशंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हेवीली डिफेंडेड टारगेट सिस्टम में जो हाई वैल्यू टारगेट्स है वहां पे, जहां एयर डिफेंस सिस्टम जम के लगा हुआ होगा, जैसे कि इजराइल में लगे हुए हैं, उस जगह पे एंटर करके हवा से हवा में और हवा से ग्राउंड पे जो वाइटल टारगेट्स हैं उनको अटैक किया जाए। और उसकी क्षमता, उसके लिए क्या जरूरी है? हायर लेवल ऑफ स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो आपने बताई। स्पीड इसकी मार्क 2 होगी, हालांकि इससे भी फास्टर एयरक्राफ्ट F-15EX जिसकी मार्क 2.5 है। और तीसरी चीज रेंज इसकी 1000 नॉटिकल माइल यानी कि 1850 किलोमीटर है। और चौथी चीज होगी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि ये सारे सेंसर जितने रेडार्स हवा में है, ग्राउंड में है, जो ड्रोन्स के साथ लगे हुए हैं, वो सब का डेटा एक जगह पे आएगा। एक मिनी एवैक की तरह ये ग्राउंड और एयर टारगेट्स की पिक्चर देगा पायलट को, और वो ये डिसाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कौन सा टारगेट किस वेपन सिस्टम से, कौन से शूटर से लिया जाए। यानी कि उसके साथ मल्टीपल ड्रोन्स भी होंगे,
जाएंगे, जो आप बता रहे थे MUMT, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। और आखिरी में एक चीज कहूंगा, इसके अंदर जो एबिलिटी होगी पायलट के पास, वो B-21 जो रेडर अभी बन रहा है उसकी टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आएगी। तो उधर जो चाइना J-36 और J-50 कर रहा है वो कुछ वो वैसा ही बना रहा है, इससे खतरनाक बना रहा है, इसके आसपास का बना रहा है? इसके आसपास का नहीं है, लेकिन एक आखिरी चीज इस वाले पे बोलना चाहता हूं, इसकी कॉस्ट होगी $300 मिलियन, $20 बिलियन वो डेवलपमेंट कॉस्ट पे। अरे इनका जब F-22 रैप्टर बना था, सबसे बेस्ट जहाज था वर्ल्ड का आज भी, और पर उसकी कीमत थी $150 मिलियन, किसी ने नहीं खरीदा, 187 आज। तो इसको बनाने के बाद अमेरिका क्या कहेगा? मजाक मजाक में बहुत खर्च हो गया, या वाकई ये होता है R&D में खर्च करना और उसके बाद कुछ ऐसा बनाना जिसका कोई सानी दुनिया भर में ना हो? अगली खबर, इजराइल और ईरान में और बढ़ सकता है तनाव। रूस से ईरान को MiG-29 की सप्लाई। ईरान ने कहा रूसी Su-35 का भी इंतजार है। ईरान ने रूस के साथ Su-35 विमानों को लेकर भी एक करार किया है। ईरान को लगातार मजबूत बनाने में लगे हुए हैं पुतिन। जाहिर है ये बात ट्रंप को बिल्कुल रास नहीं आ रही होगी। इसका रिपरकशन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है जनरल सिन्हा? देखिए रिपरकशन क्या होगा, वो तो अब लग गए हैं। 6 वहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगा रहे हैं। इसके अलावा आपने बता दिया MiG-29, Su-35, ये तो देने ही वाले। उन्होंने सबसे बड़ी जो की है कि जो 3000 उनका जखीरा है उसमें ICBM में ला करके 30,000 ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और ये कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इनके पास 2 जगह से मिल रही है, केवल रशिया नहीं है, चाइना से भी सामान आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है। तो जितना लेट होगा, और उन्होंने कहा था, पुतिन साहब ने कहा क्यों इनको मिर्ची लग रही है, पुतिन साहब ने कहा था कि हम आपसे अब ये करते हैं, बिचौलिया हो जाते हैं, आपको इजराइल के साथ हम दोस्ती करा देंगे। ये बात इजराइल के माइंड में चल रही है। मैं क्यों चल रही? 1979 के पहले सबसे अच्छा दोस्त कोई था तो ईरान और इजराइल था। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था ये, जब साफ ईरान होते थे। ये 79 से बदला है और ये जाने वाले हैं। जो अभी आप सुनते हैं ना, इनका भी लिबरलाइजेशन हो रहा है। अभी तो आसा अमीनी की जगह में हो गया, अब तो सब हिजाब पहन के सबने उतार दिया वहां पर। और देखिए इजराइल, मतलब चीजें बदल रही हैं। वापस अमेरिका के साथ अलाइनमेंट हो सकता है क्या? देखिए कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल। मतलब ठीक है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन ये कितनी दूर की कौड़ी है या कितने पास की संभावना है सर? बिल्कुल। अब जैसे ट्रंप ने 2018 में आने के बाद इन्होंने हटा दी थी वो डील, न्यूक्लियर डील, और उसके बाद से JCPOA जिसको बोलते थे, अब वापस वो चाहता है कि IAEA के लिए पूरा का पूरा खोल दे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दे, और 60% से जो ऊपर 408 kg का न्यूक्लियर सिस्टम्स है जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको अंडर IAEA के गाइडेंस के अंदर रख ले। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं, 8 सेंटर्स जो बात करी थी अभी इन्होंने जनरल साहब ने, जो रशिया बनाना चाहता है, सोचिए कितना और एनरिच्ड यूरेनियम आ जाएगा उसके अंदर। और तीसरी चीज जो आती है इसके अंदर, जो जहाजों की आप बात कर रहे थे, MiG-29 और Su-35, ये सारे के सारे 3.5 से 4 जनरेशन के जहाज है, जबकि इजराइल के पास 4 से 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन जहाज है। तो अगर ये एयर कॉम्बैट में आएंगे कभी भी, तो इजराइल फिर भी जीतेगा, तो सर इजराइल फिर भी हावी होगा। अच्छा, ये जो मदद दी जा रही है, ये मदद दी जा रही है, किसके पैसे लिए जाएंगे? ये मदद दी जा रही है, लेकिन इसके पैसे जरूर लिए जाएंगे। तो ये वैसी मदद है क्या जैसे अमेरिका देता रहा है नेटो कंट्रीज को? तो इधर ये जो मदद दी जा रही है कितना शक्तिशाली ईरान को बनाएगी? नंबर 1, वो शक्तिशाली केवल हथियारों के हिसाब से कि हमने दे दिया है इतना ही रहेगा? उससे ज्यादा ताकतवर इजराइल हमेशा रहेगा और अमेरिका तो है ही, या असल में वाकई ये खाई बहुत कम होती जाएगी जो अभी बहुत बड़ी है?